नमस्कार मेरे दोस्तों, जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज 7 हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आपको इस वीडियो में बहुत सारा बात आपको सिखाएंगे, बताएंगे या जीके जीएस का रिवीजन कराएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अंत तक देखिए और बहुत चीज़ सीखने का प्रयास करिए। बहुत सारा चीज़ आपका रिवीजन इसमें हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लें। इसमें बहुत सारा बात रिवीजन के लिए डाला गया है। चलिए आते हैं, हम पहला क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है। तो टमाटर के रंग का लाल जो होता है किसके कारण होता है। तो टमाटर का रंग लाल जो होता है लाइकोपीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अब देखिए आपको पढ़े होंगे आप लोग, लवक जो होता है लवक ये 3 तरह का होता है। एक अवर्णी लवक और एक वर्णी लवक और एक हरित लवक। 3 तरह का लवक आपको लोग पढ़े होंगे। तो देखिए अवर्णी लवक जो होता है पेड़ पौधे के जड़ में जो होता है, कहाँ होता है, जड़ में। और वर्णी लवक जो होता है पेड़ पौधे के तना में होता है, पत्ती में होता है। ये वर्णी लवक के कारण ही पेड़ पौधे में फल फूल का रंग जो होता है निर्भर करता है, याद रखिएगा। और हरित लवक, तो हरित लवक के कारण पेड़ पौधे अपना भोजन बनाता है, हरित लवक के कारण। तो वर्णी लवक के बहुत सारा आपका अलग अलग रूप है, जिसमें टमाटर का रंग लाल होता है। कौन से, तो वर्णी लवक के कौन से रूप के द्वारा, तो लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन एक तरह का वर्णी लवक का ही एक आपका जो है अपरूप है, याद रखिएगा, उसी का एक रूप है। तो लाइकोपीन के कारण। अब देखिए टमाटर का रंग लाल होता है, ये तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा नहीं। एग्जाम में क्या पूछेगा कोई नहीं जानता है, इसलिए हर चीज़ जो भी हमारा सिलेबस में है वो चीज़ के बारे में आपको देखना है। जैसे गाजर का रंग लाल होता है, पपीता का रंग पीला होता है, हल्दी का रंग पीला होता है, चुकंदर का रंग लाल होता है, मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, मिट्टी का रंग लाल होता है, दूध का रंग पीला होता है, दूध का रंग उजला होता है। आखिर क्यों, तो ये सारी बात आपको डिस्कशन में बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत सारा बात आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यह वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक और कमेंट जरूर करिए। लाइक तो जरूर से जरूर करिए, लाइक एकदम आपका जो है कम से कम 500 करिए। लाइक 500 लाइक होगा तभी आपको समझेंगे कि नहीं हमारे स्टूडेंट जो है हमारे प्रति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं उस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे वीडियो के प्रति आप भी जी तोड़ मेहनत करिए, ताकि हम भी आपके प्रति अच्छा क्वेश्चन लाएं और डिस्कशन दें, बताएं, ताकि आपको फायदा हो। लॉकडाउन की स्थिति में आपको बेहतरीन तैयारी हो सके। तो याद रखिए ये बात को, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों हर ग्रुप में, हर जगह, फेसबुक, ट्विटर, जो हर जगह, यूट्यूब चैनल, हर जगह, व्हाट्सएप, हर जगह आपको शेयर करनी है। हर जगह आपको शेयर करना है और बताना है कि दोस्त इस तरह से आपका डिस्कशन होता है। डिस्कशन का मतलब कुंदन सिन्हा, एकमात्र टीचर जो है कुंदन सिन्हा कराते हैं डिस्कशन, वो होता है डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब ये नहीं क्वेश्चन पढ़ के आगे निकल जाना। तो देखिए आपको बताते हैं, गाजर का रंग लाल होता है कैरोटीन के कारण, चुकंदर का रंग लाल होता है विटामिन के कारण, मिर्च का रंग लाल होता है कैप्रोमिन के कारण, सेब का रंग लाल होता है राइबोफ्लोविन के कारण, आलू का रंग हरा होता है सोलेबिन के कारण, फल का रंग पीला होता है जैल्थोफिल के कारण, हल्दी का रंग पीला होता है कुकरमिन के कारण, पपीता का रंग पीला होता है कैरिकोनेथिन के कारण, दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण, दूध का रंग सफेद होता है कैसीन नामक प्रोटीन के कारण, मंगल ग्रह का रंग लाल और मिट्टी का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड के कारण, तिलचट्टा के खून का रंग सफेद होता है हीमोसाइनिन के कारण। क्या यहां से क्वेश्चन अब छूट पाएगा? गारंटी, दावा ठोक के कहते हैं कि अगर क्वेश्चन किसी भी फल फूल का रंग लाल होता है या किसी कलर का होता है, अगर पूछ दिया एग्जाम में तो आपसे कभी नहीं छूटेगा। तो ये हुआ डिस्कशन। एक क्वेश्चन से लगभग उसका सारा टॉपिक रिवीजन, वो होता है डिस्कशन। आप आइए कभी हमारे क्लास में, तब आपको पता चलेगा क्या होता है डिस्कशन, क्या होता है पढ़ाई, क्या होता है मेहनत। तो ये होता है, याद रखिएगा। इतना से आपका जो है बता दिए, आपको कभी नहीं छूटेगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कभी नहीं छूटेगा। गाजर का रंग लाल होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। पपीता का रंग पीला होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से कभी नहीं छूटेगा। इसलिए ऐसा बात आपको बहुत सारा बताएंगे हमारे वीडियो में। आप अंत तक बने रहिए, पूरा इस वीडियो को देखिए, एक बार जरूर देखिए इस वीडियो को, तब आपको लगेगा कि हाँ जो है हम किस तरह से पढ़ाई करें। बहुत सारा स्टूडेंट देखिएगा, ये जो लॉकडाउन आपका जारी किया है सरकार के द्वारा, या जो भी कोरोना वायरस या जो भी रोग फैला हुआ है, इस स्थिति में लगभग 20% स्टूडेंट पढ़ाई ही छोड़ देगा। पढ़ाई से आपका जो है दूर भाग जाए, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा उसका। हम कहाँ आ गए? इसलिए दोस्त कहते हैं थोड़ा मोड़ा मेहनत करिए। माँ बाप जो आपके प्रति जो है इतना मेहनत करके अपना सपना छोड़ करके आपकी सपना को पूरा किए हैं, आप भी एक आपका जो है अपना माता पिता के सपना को साकार करिए। एक नौकरी दीजिए, छोटा मोटा जॉब दीजिए। इसलिए आप लोग पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन, शुष्क जलवायु के लिए अनुकूलित पौधे को क्या कहा जाता है? ये रोज तो बता ही रहे हैं आपको डिस्कशन वीडियो में। मरुस्थलीय क्षेत्र में, नमकीन क्षेत्र में, जो है जलीय क्षेत्र में, आर्द्रता क्षेत्र में उगने वाला पौधा क्या कहा जाता है, शुष्क क्षेत्र में क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, सब बताएं आपको। पिछला वीडियो जाके देखिए,
टेस्ट सीरीज नंबर 5 वाला वीडियो देखिए, आपको बताएं। तो शुष्क जलवायु के लिए अनुकूलित पौधों को क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइटिस, याद रखिएगा, जीरोफाइटस प्लांट। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाला पौधा को कैक्टस कहा जाता है, क्योंकि इन सभी पौधों में कांटे होते हैं, कैक्टस भी कहा जाता है। रेगिस्तान में प्राकृतिक जो है वास करने वाले पौधे को जीरोफाइटिक प्लांट कहा जाता है। खमीर किसका एक उदाहरण है? तो खमीर जो है एक कवक है, याद रखिएगा। खमीर क्या है? कवक है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी और बैक्टीरिया का अध्ययन आपका जो है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया ने जीवाणु का खोज कौन किया था? ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका का खोज भी किए थे। ल्यूवेनहॉक साहब जीवित कोशिका का खोज भी किए थे। कवक से यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन और आता है। कवक से पूछेगा जो है विश्व में पहली बार एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या था? तो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? तो एक कवक है, फंगी है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ बताए हैं, खमीर का उपयोग पिज्जा, पाव, जलेबी, ब्रेड इत्यादि में किया जाता है। जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। वायरस का खोज इवानोव्स्की ने किया था। शैवाल का खोज प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल ने किया था। शैवाल फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, आप इतना याद रखिए। अब वीडियो देखिए हमारा, रोज लगभग आपका जो है वीडियो जाता ही है। मैथ का जाता है, नंदन सर भेजते हैं, जीके जीएस का जाता है। तो आप जो है सिर्फ वीडियो देखिए, रिवीजन करिए, उसी से बहुत आपका फायदा होगा आपको। इसलिए आपका जो हमारा वीडियो को जरूर देखिए। चलिए, निम्न में कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? जैव उर्वरक का स्रोत है, यानी जीवों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो वह आपका जो है उर्वरक का स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा अंजोला। अंजोला जो है एक जैव उर्वरक का स्रोत है, जीवों के आपका जो है द्वारा प्राप्त किया जाता है। खमीर तो कवक है। क्लोरेला क्या है? तो क्लोरेला एक आपका शैवाल है। क्लोरेला एक शैवाल है, याद रखिएगा। मोल्ड यहाँ पर एक तरह का घास होता है, मोल्ड, ये आपको याद रखनी है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है, यह किसमें पाया जाता है? तो अल्फा कैरोटीन एक प्रकार की प्रोटीन है, यह जो है किसमें पाया जाता है? तो यह आपका त्वचा में होता है, बाल में होता है, नाखून में होता है, याद रखिएगा। इन सभी स्थानों पर कौन सा प्रोटीन? तो अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। त्वचा, बाल, नाखून, ये सभी स्थानों पर पाया जाता है, याद रखिएगा। जैसे देखिए बताएं आप, अल्फा कैरोटीन एक प्रकार की प्रोटीन है जो कशेरुकियों में पाया जाता है। यह प्रोटीन बाल, सींग, स्तनधारी के पंजे, नाखून और त्वचा की एपिडर्मिस परत का प्राथमिक घटक है। यह कैरोटीन एक रेशेदार संरचनात्मक प्रोटीन है, जिसका अर्थ होता है यह अमीनो एसिड से बना होता है। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन किससे बना होता है? तो अमीनो एसिड से। रेशेदार संरचनात्मक प्रोटीन है ये, कहाँ? तो आपका हमारे जीव जंतुओं के, कशेरुकियों के आपका जो है त्वचा, सींग, स्तनधारी के पंजे, नाखून, बाल इत्यादि जगहों पर आपका जो है अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शीर्ष से देखने पर पानी की टंकी उथली क्यों दिखाई देती है? तो शीर्ष देखने पर मतलब ऊंचाई से देखने पर पानी का टंकी जो है उठा हुआ प्रतीत होता है, आखिर क्यों? तो याद रखिएगा, उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब जो है प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है, किसी प्रकाश स्रोत से निकलता है तो वह सीधे जाता है। अब जाने के बाद आपका जो है यहाँ पर आपका मीडियम चेंज हो गया, तो मीडियम जैसे ही चेंज हुआ तो यह आपका अभिलंब की ओर मुड़ेगा या अभिलंब से दूर भागेगा। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब अभिलंब से दूर भागेगा, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब अभिलंब की ओर मुड़ेगा, याद रखिएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो यही क्रिया हमारा प्रकाश का अपवर्तन है, अपवर्तन। और प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन तो सिंपल है, याद रखिएगा। प्रकाश जैसे यहाँ से आपका निकला, यहाँ से प्रकाश गया, तो प्रकाश जाने के बाद पुनः आपका जो है लौट आया उसी माध्यम में। तो यही क्रिया हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश का जो है परावर्तन, परावर्तित होकर के लौट आया, याद रखिएगा। तो बहुत सारा घटना है, जैसे सूरज का रंग लाल होता है, डूबते समय लाल होता है, या उगते समय लाल दिखाई देता है, पानी का रंग नीला दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, मृग मरीचिका बनता है, हीरा चमकता है, ये सभी कारण है। तो ये सभी कारणों को हम लोग जो है थोड़ा देखते हैं। अब क्या पूछेगा, कोई जानता है? तो कोई नहीं जानता है, तो इससे संबंधित सारा बात आप याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। यही हुआ डिस्कशन, थोड़ा डिटेल जानकारी। खैर समय नहीं रहता है तो और आपको बताएं, हमको बताने का और लगता है कि नहीं और जानकारी दें, लेकिन आपका समय को देखते हुए थोड़ा वीडियो बड़ा चला जाता है, इसलिए आपको नहीं बता पाते हैं। और 1-1.5 घंटा का वीडियो आपका बहुत कम ही आपका स्टूडेंट लोग देख पाते हैं, कोई लगातार 1.5 घंटा थोड़ी पढ़ता है। लेकिन पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है 5 घंटा 6 घंटा लगातार पढ़ता है, तब जॉब लेता है। स्टूडेंट लोग सोचता है कि नहीं 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ के हम जॉब ले लेंगे, तो नहीं, वैसा नहीं होगा, वो जमाना गया पहले वाला। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। हीरा चमकता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, याद रखिएगा। मृग मरीचिका बनता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बाल्टी में रखा हुआ छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण।
अंतरिक्ष में से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, हवा नहीं है। सूर्य उगने के थोड़ा देर बाद और डूबने के थोड़ा देर पहले दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये सभी घटना है, प्रकाश से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। यहीं से आपका जो क्वेश्चन आएगा, चाहे दोनों भी क्वेश्चन पूछते एक क्वेश्चन आता ही है। एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी पीटी हो, एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। तो आप याद कर लीजिएगा इतना। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर आधारित जो है कार्य करता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर। अब जानिएगा ना पास्कल का नियम क्या कहता है, न्यूटन का नियम क्या कहता है, आर्किमिडीज का नियम क्या कहता है, जूल का नियम क्या कहता है। ये चारों नियम के बारे में यदि आप याद करते हैं या समझते हैं तो आपका एक क्वेश्चन कोनो भी एग्जाम होगा नहीं छूट पाएगा आपको। न्यूटन का नियम से क्वेश्चन दे दे, चाहे पास्कल का नियम से दे दे, चाहे आर्किमिडीज का नियम से दे दे, चाहे जूल का नियम से दे दे, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चाहे वह एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का, या बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, कोनो भी चीज में क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए आपको बताते हैं चारों के बारे में। देखिए, सबसे पहले न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन साहब 3 नियम दिए थे, गति के साथ संबंधित नियम दिए थे। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिए थे। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में 1687 में दिए थे ये आपका नियम। न्यूटन साहब ब्रिटेन के रहने वाले प्रमुख वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। तो न्यूटन साहब का पहला नियम क्या कहता है? प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल काम न करे। या कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम न करे। दूसरा नियम देखते हैं। न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या कहता है? किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। दूसरा नियम कहता है। इसलिए तो न्यूटन के दूसरा नियम को संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के किस नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है? दूसरा नियम को। हजारों बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छा जानकारी आपको बताएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बात आपको बताएंगे, देखने को मिलेगा। बहुत सारा चीज आपको रिवीजन होगा, पढ़ा हुआ टॉपिक आपको बार बार रिवीजन होगा। बार बार जितना ज़्यादा रिवीजन करिएगा, जितना ज़्यादा आप करीब पढ़िएगा, उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा जीके जीएस। जीके जीएस याद करने का मात्र एक ही तरीका है कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। दूसरा नियम कहता है। अब पास्कल का नियम देखते हैं। किसी अस्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब का मान सभी दिशाओं में समान होता है, इसे पास्कल का सिद्धांत कहते हैं। किसी अस्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान होता है। कोई भी टंकी में आपका जो पानी भरा हुआ है, एक जगह दाब लगाइएगा, प्रेशर लगाएगा, तो सभी जगह आपका जो है सेम आपका जो है दाब लगेगा सभी दिशाओं में। अगला, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उसके भार में कमी अब जो है आभार होता है, कमी प्रतीत होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। जूल का नियम, जब किसी विद्युत परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन और जो है परिपथ के कणों के मध्य टकराव होता है, जिससे परिपथ में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसे ही जूल का नियम कहा जाता है। और जूल का नियम के अनुसार किसी भी आपका जो चालक तार में उत्पन्न हीट ऊष्मा H बराबर I²RT, याद रखिएगा। अब देखिए, कुछ प्रमुख आपका जो है उपकरण जो है किसी सिद्धांत पर काम करता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एग्जाम में आएगा ही, पक्का आएगा, गारंटी एकदम 100%। ताप युग में तापमापी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सिब्बेक प्रभाव। किस सिद्धांत पर? सिब्बेक प्रभाव पर। पूर्ण विकिरण तापमापी यानी पायरोमीटर, सूर्य की तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, या 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टीफन के नियम पर काम करता है। किसके नियम पर? स्टीफन के नियम पर काम करता है, ये आपको याद रखना है। तो ताप युग में तापमापी, सिब्बेक प्रभाव, और पायरोमीटर तो स्टीफन। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट। रॉकेट एक प्रकार का वाहन है। रॉकेट क्या एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ान का सिद्धांत, जब रॉकेट उड़ता है तो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन गति का तीसरा नियम, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। रॉकेट में जब धुआं निकलता है तब ना रॉकेट आगे बढ़ता है। धुआं निकलवे नहीं करेगा तो आगे बढ़वे नहीं करेगा। तो वही इधर बल लगा रहा है तो उधर जाएगा, उधर ही बल लगेगा। इसलिए क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, याद रखिएगा। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, काम करता है संवेग संरक्षण, लेकिन आगे बढ़ता है न्यूटन के तीसरा नियम। तो ये सभी बात को आप लोग को याद रखनी है और पढ़ाई जो है करनी है बढ़िया से, मंथन धन से जो है घर पर पढ़कर। ऐसा ना स्थिति आए कि आपका सारा पढ़ा हुआ चीज़ भुला जाए और बाद में पढ़ने के लिए बैठें तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारा चौपट हो गया, और 2 साल 3 साल जो भी आपका पटना में रह करके आपका जो है माँ बाप का खर्चा किए, सारा चला गया आपका, जो है बेकार में बर्बाद हो गया। इसलिए आपका जो है 1-2 घंटा पढ़िए, घर पर मेहनत करिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक दिशा विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होता है? एक ही दिशा में विद्युत धारा की आवृत्ति जो होता है वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 50 क्या होता है? तो 50 देखिए, आपको नीचे हम बताए हैं 50 क्या होता है। यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका बात यहाँ पर है। भारत में घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात यह 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है।
पूरे भारत में जो ही प्रत्यावर्ती धारा इस्तेमाल होता है उसका आवृत्ति कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखनी है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी न्यूनतम आवृत्ति होती है? सबसे न्यूनतम आवृत्ति पूछ रहा है, तो सबसे न्यूनतम आवृत्ति जो हो जाएगा, सबसे न्यूनतम आवृत्ति वो दृश्यमान प्रकाश की होता है, यानी दृश्य किरणें का जो है, याद रखिएगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आपको चुनना है यहाँ पर, ये नहीं कि जो है सही में आपका सबसे न्यूनतम होता है, नहीं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संख्या 7 है, कुल कितने विद्युत चुम्बकीय तरंग है? 7, याद रखिएगा। और सबसे न्यूनतम जो होता है, सबसे न्यूनतम आवृत्ति परिसर, सबसे न्यूनतम याद रखिएगा आवृत्ति जो होता है वो दीर्घ रेडियो तरंग का होता है, याद रखिए। जैसे देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए, आवृत्ति परिसर घटते क्रम में, घटते क्रम के मतलब ज़्यादा वाला पहले है और फिर कम वाला है, फिर कम वाला है, फिर कम वाला, फिर कम वाला, फिर सबसे कम वाला है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका हमारा क्या है, तो सबसे ज़्यादा आपका जो है आवृत्ति परिसर जो होता है वो गामा किरण का होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद एक्स किरण का, उसके बाद पराबैंगनी किरण का, और उसके बाद आपका दृश्य किरण का। यानी सबसे ज़्यादा गामा का सबसे ज़्यादा, और उसके बाद एक्स किरण, और उसके बाद पराबैंगनी किरण, और उसके बाद चौथा में है दृश्य किरण। तो ये चारों ऑप्शन आपका जो ऊपर देखिए आपको यहाँ पर है, दृश्य किरण, गामा किरण, एक्स किरण, अल्ट्रा बैगनी किरण। तो अल्ट्रा बैगनी किरण आपको बताएं सबसे ज़्यादा गामा किरण का होता है, उसके बाद एक्स किरण का होता है, फिर पराबैंगनी किरण का होता है, और तब दृश्य किरण का होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर कम हो जाएगा दृश्य किरण, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में, पक्का आएगा। इसके बाद दृश्य किरण, अवराग किरण, सबसे उसके जो है दृश्य किरण से भी कम होता है अवराग किरण, अवराग किरण से भी कम होता है लघु रेडियो, और सबसे कम होता है दीर्घ रेडियो। बताएं था आपको, दीर्घ रेडियो तरंग का आवृत्ति परिसर। अब है तरंगधारी परिसर, तरंगधारी, तो याद रखिएगा तरंगधारी परिसर। देखिए तरंगधारी परिसर घटते क्रम में, यानी इसका उल्टा जो है तरंगधारी परिसर हो जाएगा। अब जानते हैं जो है n बराबर 1/λ, यानी जिसका आवृत्ति ज़्यादा तरंगधारी कम, और जिसका तरंगधारी कम उसका आवृत्ति ज़्यादा, यहाँ से ही बन जाएगा। तो आवृत्ति परिसर सबसे ज़्यादा किसका, गामा किरण का, तो गामा किरण का तरंगधारी क्या हो जाएगा, तरंगधारी परिसर सबसे कम हो जाएगा, तरंगधारी परिसर सबसे कम हो जाएगा। यानी तरंगधारी परिसर सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो दीर्घ रेडियो का, सबसे ज़्यादा तरंगधारी परिसर दीर्घ रेडियो का, फिर इसके बाद लघु रेडियो, अवराग किरण, दृश्य किरण, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, गामा किरण। यदि आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन में बोले कि आपका जो है सबसे न्यूनतम तरंगधारी परिसर किसका होगा, तरंगधारी परिसर, तो सबसे न्यूनतम तरंगधारी परिसर गामा का होगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपसे पूछेगा। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस माध्यम से यात्रा करती है? तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा जो आता है वो एक बार बताए थे आपको डिस्कशन क्लास में, डिस्कशन वीडियो में आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन आया होगा। तो सूर्य से पृथ्वी तक जो भी ऊष्मा आता है या ऊर्जा आता है वो किस विधि के द्वारा आता है, तो संवहन विधि के द्वारा होता है, सॉरी विकिरण विधि के द्वारा होता है, विकिरण विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस माध्यम से यात्रा करती है, तो विकिरण विधि, याद रखिएगा। क्योंकि आपका माध्यम कोई है ही नहीं, बिना माध्यम क्या रहा है, याद रखिएगा। जहां पर किस बिना माध्यम की ऊर्जा चलेगा उसको विकिरण विधि कहते हैं। और ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा, चालन विधि के द्वारा। गैस में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा, तो गैस में संवहन विधि के द्वारा, याद रखिएगा। पृथ्वी गर्म होता है किस विधि के द्वारा, तो पृथ्वी गर्म होता है विकिरण। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल जो होता है वो गर्म होता है किसके द्वारा, तो संवहन, याद रखिएगा। एक छड़ को एक छोर पर गर्म कर दीजिएगा और दूसरा का छोर पर छुइएगा तो आपका वो भी गर्म हो जाएगा, किस विधि के द्वारा, चालन विधि के द्वारा, याद रखिएगा। अब सूर्य से संबंधित प्रमुख बातें आपको बताते हैं, एग्जाम में आता है। सूर्य एक ऊष्मा का प्राकृतिक स्रोत है, यह हमें नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ऊर्जा देती है। किस सिद्धांत पर, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, याद रखिएगा। इसमें सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन 71% होता है और हीलियम 26.5%, 26.5, और अन्य तत्व जो है 2.5% होता है इसमें, अन्य तत्व 2.5%। सूर्य का जो भाग आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल, याद रखिएगा। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसको कोरोना या किरीट कहा जाता है। जो आपका सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसको कोरोना या किरीट, याद रखिएगा। अभी वाला कोरोना बीमारी नहीं, अभी वाला कोरोना बीमारी जो है सबका लाइफ चेंज कर दिया है, लाइफ बदल के रख दिया है। कितना जो है आदमी का घर में आपका जो है विवाद खड़ा कर दिया है ये कोरोना। विवाद के साथ साथ बहुत सारा आदमी आपका मौत के घाट उतारा गया है। इसलिए थोड़ा बच के रहिए, मास्क पहन कर चलिए, जब भी बाहर निकलिए तो मास्क पहन कर निकलिए, हाथ हमेशा धोते रहिए, और जो है 2020 कम से कम बच कर रहिए ताकि आगे आपका जो है नौकरी की तैयारी कर सके, फिर से मेहनत कर सके, फिर से पढ़ाई में अपना जुनून जो है झोंक सके। घर पर ही रहिए, घर पर रहकर के इतना मेहनत करिए कि अगला आदमी को आपका जो है लगे कि फलना का बेटवा जो है बाहर निकलता नहीं है, दिन रात पढ़ता है, पढ़ेगा नहीं, पढ़ने के लिए तैयारी ही कर रहा है। अपने माँ बाप के सपना को पूरा करिए। दुनिया में धरती पर कोई काम नहीं देगा, बस सारा जो है दुनिया जो है और मुंह का बड़ाई है। मुंह पर आप कोई का बड़ा बड़ा बात बोलेगा, जब आपका काम पड़ेगा तो साइड हो जाएगा।
इसलिए समय को देखते हुए जो है आप जो है आगे बढ़िए, समय को देखिए और पढ़िए, और हमारा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और लाइक कमेंट तो जरूर से जरूर करिए, याद रखिएगा। यहां पर फिर आपको बताते हैं, कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेज से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह सौर ज्वाला वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर देखा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा बोरियालिस एवं दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य का सबसे ठंडे भाग का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस और सूर्य का सबसे बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। हालांकि सूर्य के सबसे केंद्रीय भाग का तापमान जो होता है 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये तो जानते होंगे आप। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन यानी भारतीय मजदूर जो है संघ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, याद रखिएगा। अब देखिए ट्रेड यूनियन के बारे में कुछ बात बताते हैं। एन एम जोशी का जन्म 1879 में, इनका मृत्यु 1955 में हुआ था। इनका पूरा नाम नारायण मल्हार जोशी। इन्होंने भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कहा जाता है। इन्हें भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कहा जाता है। किसको? नारायण मल्हार जोशी को। इन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किए थे और 1929 तक इसके सचिव रहे थे, महासचिव के पद पर रहे थे। आपसे पूछेगा भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो नारायण मल्हार जोशी, एन एम जोशी। इन्होंने कांग्रेस छोड़कर ट्रेड यूनियन परिसंघ नामक एक नया संगठन बनाए। इन्होंने केंद्रीय विधानसभा दिल्ली के निर्वाचित सदस्य भी रहे थे। दिल्ली से आपका चुनाव जीत करके विधानसभा में गए थे, ब्रिटिश काल में विधानसभा में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की प्रथम बैठक 1920 में मुंबई में हुआ था, जिसका अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। तो ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के संस्थापक जो है कौन थे? नारायण मल्हार जोशी, 1920 में किए थे, याद रखिएगा। तो ये सही बात आपको याद रखनी है। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जन्मदाता मल्हार जोशी 1929 तक महासचिव के पद पर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुई, यानी जो है ऑप्शन में किसकी प्रेरणा से आरंभ हुई नारी आंदोलन? याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से आपका आरंभ हुआ था नारी आंदोलन, याद रखिए। महिलाओं के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे, आपको याद रखनी है, तो याद रखना आपको जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं आखिर कैसा पार्टी था भाई। जयप्रकाश नारायण ही आंसर हुआ, लेकिन जयप्रकाश नारायण रियल में आंसर नहीं होता है, ऑप्शन के हिसाब से मारे हम लोग जयप्रकाश नारायण। देखिए बताते हैं 1931 में, कब? 1931 में गंगा शरण सिन्हा, बेनीपुरी और जयप्रकाश नारायण और रामानंद मिश्रा, ये 4 आदमी जो है मिल करके बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किए थे 1931 में। गंगा शरण सिन्हा, बेनीपुरी, जयप्रकाश नारायण और रामानंद मिश्रा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किए थे 1931 में। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से पहली बैठक हुआ था, याद रखिएगा, पहली बैठक पटना में, जिसके पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में कहाँ? तो पटना में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आचार्य नरेंद्र देव और इसके सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। ट्रेड यूनियन मतलब मजदूर संघ का आंदोलन के क्रांतिकारी चलन का समय क्या था? उन्हें मजदूरों ने क्रांतिकारी चलाया था, तो उनका समय क्या था? कब से कब तक क्रांति आपका जो पूरी अच्छी तरीके से चलाए थे पूरे देश में, याद रखिएगा। 1926 से 1939 तक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, याद रखनी है। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बंटाई का मतलब होता है लगान निर्धारण का तरीका। बंटाई क्या था? तो मध्यकाल में जो है लगान निर्धारण का एक तरीका था, जिसमें भू राजस्व की दर निश्चित किया जाता था, याद रखिएगा। गुप्त काल में, मौर्य काल में, या आपका जो है चोल साम्राज्य, ये सब आपका जो है मध्यकाल में जो आया था, उसमें आपका बंटाई का अर्थ क्या होता है? लगान निर्धारित का तरीका। अशोक के ब्राही अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम आपका जो है किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। लेकिन अशोक के ब्राही अभिलेख को सबसे पहले खोज कौन किया था? तो 1750 में जो है कौन खोज किया था? पी पैंथलर, याद रखिएगा, पी पैंथलर ने खोज किया था। पी पैंथलर ने खोज किए थे। अच्छा, जेम्स प्रिसेप साहब जो थे वो तो पहली बार पढ़े थे, तो कब पढ़े थे? तो 1837 में।
याद रखिएगा। 1837 में अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था और ये भारत का पहला शासक था जो सरकारी खर्च के आधार पर शिलालेख या अभिलेख खुदवाया था, याद रखिएगा। देखिए शिलालेख के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों का खोज पी पैंथलर ने 1750 में किया था, यही बताएं आपको, पी पैंथलर 1750। लेकिन अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला विद्वान जेम्स प्रिसेप जो 1837 में आपका पहली बार पढ़े थे। अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहा लेख ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अधिकांश जो है आपका शिलालेख किस लिपि में लिखा हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि में, पूछेगा एग्जाम में। लेकिन दो आपका अभिलेख, एक आपका जो है शहबाजगढ़ी अभिलेख और एक आपका मानसेहरा आपका जो है अभिलेख, ये ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा हुआ है। किस लिपि में? खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। खरोष्टी लिपि में शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अशोक का दो अभिलेख है जो आपका ब्राह्मी लिपि में ना लिखा हुआ है। किस लिपि में? खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। अशोक के अभिलेख, सभी अभिलेख का संबंध प्रशासनिक से है। अशोक के सभी अभिलेखों का संबंध किससे? प्रशासनिक से। जबकि रुक्मिणी देवी अभिलेख जो सबसे छोटा अभिलेख है का संबंध किससे है? तो आर्थिक क्षेत्र से है। कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुबाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से दिल्ली मंगवाया था। ये सब अशोक के बारे में आपको याद रखना है। अशोक के काल में जो है तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था पाटलिपुत्रा में, मेघलेपुत्तिस जो है अध्यक्षता किए थे। अशोक शुरू में आपका शैव धर्म को मानते थे, लेकिन आपका अपने भतीजा निग्रोध के कहने पर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे अशोक। अगला क्वेश्चन नंबर 17, सेंड्राकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? सेंड्राकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? याद रखिएगा, इसका पहचान जो किया था तो सर विलियम जोन्स ने किया था। कौन किया था? सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इन्होंने ही आपका जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे 1784 में भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे सर विलियम जोन्स साहब। वही आपका जो है सेंड्राकोटस का सही पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था सर विलियम जोन्स, याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक, इनके गुरु का नाम था चाणक्य साहब। चाणक्य चंद्र मौर्य के आपका जो है गुरु थे या चंद्र मौर्य के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मार करके जो है गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठता है और मगध साम्राज्य का स्थापना करता है और पूरे मगध साम्राज्य में एक नया वंश जो मौर्य वंश का शुरुआत करता है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए बताते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के संबंध में विवाद है, एक मत नहीं है, विवाद है। कोई कहता है भाई शूद्र था, कोई कहता है क्षत्रिय था, कोई कहता है ब्राह्मण था, कोई कहता है निम्न जाति का था। चंद्र मौर्य के जो है जाति के बारे में काफी मतभेद है। विद्वानों ने ब्राह्मण साहित्य में मुद्रा रचस, विष्णु पुराण आदि के आधार पर इसे शूद्र कहा है। ब्राह्मण साहित्य, मुद्रा रचस और विष्णु पुराण में चंद्र मौर्य को किस नाम से पुकारा गया है? शूद्र के नाम से। शूद्र का अर्थ होता है निम्न कुल का व्यक्ति। शूद्र का अर्थ होता है निम्न कुल का व्यक्ति, याद रखिएगा। बौद्ध एवं जैन साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय था। क्या था? क्षत्रिय था। बौद्ध एवं जैन साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय था। अधिकांश विद्वान भी इसी मत को जो है मानते हैं या सहमत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था, याद रखिए। एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर बदले में हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और जो है काबुल का क्षेत्र सौंप दिया और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था, जिसमें आपका यूनान का शासक सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया। और पराजित होने के बाद जब दोनों के बीच संधि हुआ तो संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको 500 हाथी दिया और हाथी के बदले अपनी पुत्री का विवाह चंद्र मौर्य से कर दिया और जो है सेल्यूकस निकेटर 4 गो क्षेत्र भी इसको दहेज के रूप में दे दिया। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और इन्होंने पाटलिपुत्रा को पॉलीबोरोथा नाम से संबोधित किया। पूछता है मेगास्थनीस किसके दरबार में आया था? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। और पाटलिपुत्रा को क्या कहकर संबोधित किया था? पॉलीबोरोथा। मेगास्थनी ने भारत में रहकर जो कुछ देखा सुना उसे इंडिका नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया। मतलब मेगास्थनी ने कौन सी पुस्तक लिखा था? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था, याद रखिएगा। किस धर्म को? जैन धर्म को। जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्राकोटस कहे हैं। जस्टिन और अन्य सभी आपका यूनान के विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारे हैं? सेंड्राकोटस। और सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने आपका जो है सेंड्राकोटस की पहचान चंद्र मौर्य के रूप में किया था। आगे कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो याद रखिएगा कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो था वो 15 अधिकरणों में विभक्त था। कितने अधिकरणों में? 15। और कितने प्रकरण में? प्रकरण पूछेगा तो प्रकरण 180 प्रकरण में विभक्त था, याद रखिएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस क्षेत्र से था?
तो आपका प्रशासनिक इकाई से संबंधित था, याद रखिएगा, प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक में एकमात्र कर के बारे में, एक ही कर के बारे में उल्लेख किया गया है। वह कौन सा कर था? तो वह कर का नाम था प्रणाली कर। प्रणाली कर याद रखिएगा, और यह एक आपातकालीन कर था, ये भी आपको याद रखनी है। अब देखिए कुछ और बात बताते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक में 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 उपविभाग यानी प्रकरण और 6000 श्लोक हैं, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक को 15 अधिकरण बांटा गया है और 150 अध्याय में बांटा गया है और 180 जो है प्रकरण यानी उपविभाग में बांटा गया है और इसमें 6000 लगभग श्लोक हैं, याद रखिएगा अर्थशास्त्र पुस्तक में। नव नालंदा महाविहार किसके विख्यात था? तो नव नालंदा महाविहार जो था किसके लिए? तो आपका जो है हेमसंग स्मारक के लिए, ऑप्शन नंबर 1, याद रखिएगा। नव नालंदा महाविहार हेमसंग स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। इस संस्थान के नियम बौद्ध भिक्षु जगदीश आपका कश्यप ने रखी है, याद रखिएगा। इस संस्थान का नाम कौन रखे हैं या इसका स्थापना कौन किए थे? तो जगदीश कश्यप ने। इस संस्थान को 1951 में भारत एवं दूसरे देशों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया था। नव नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में किया गया था। विश्वविद्यालय पूछेगा 2010 में और विहार पूछेगा 1951 में, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो बिहार के राजगीर में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जापान के परमाणु बमबारी को रोक जो है लेकर प्रतिक्रिया के रूप में राजगीर में रत्नगिरी जो है हिल पर बनाया जा रहा एक आपका जो है अधिक विश्व का सबसे प्रसिद्ध या अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है विश्व शांति स्तूप है, ये आपको याद रखनी है। बोधगया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो बोधि वृक्ष जो अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो याद रखना है यह पंचम आपका पीढ़ी का है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह आपका जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के राजकुमारी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। वज्जी जो था विश्व का सबसे प्राचीनतम गणराज वज्जी, और वज्जी की राजधानी वैशाली था। तो ये वज्जी के संस्थापक कौन थे? तो लिच्छवी, याद रखिएगा लिच्छवी इसके संस्थापक थे। 16 महाजनपद हम लोग पढ़े हैं। 16 महाजनपद में सबसे प्राचीन और सबसे पहला गणतंत्र महाजनपद कौन था? तो वज्जी यानी वैशाली, याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपने प्रथम सूबेदार यानी गवर्नर किसे बनाया था? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने बिहार में किसको बनाया था? तो आपको याद रखना है मलिक जानी को बनाया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब देखिए इल्तुतमिश के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक था। इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का तीसरा शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश जो था वो आपका गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश पहली बार जो अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर गया था। कौन से शासक ने अपनी राजधानी पहली बार लाहौर से दिल्ली लेकर गया था? तो इल्तुतमिश। चंगेज खां को मुंहतोड़ जवाब कौन दिया था? इल्तुतमिश। या चंगेज खां के आक्रमण को भारत से कौन जो है रोका था? तो इल्तुतमिश 1221 में। तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में। तो ये सभी बात आपको जो इल्तुतमिश में है। देखिए देखते हैं थोड़ा सा। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था, याद रखिएगा। कौन सा तुर्क था? इलबरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का सूबेदार या गवर्नर था, ये भी पूछेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली के लेकर गया था, याद रखिएगा, लाहौर से दिल्ली। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और जो है इल्दौज के बीच हुआ था। इल्दौज के बीच तराइन का तीसरा युद्ध। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे 40 दल कहा गया। बाद में बलबन ने इसे समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था की भी शुरुआत किया था। तो एकता व्यवस्था 40 दल सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इल्तुतमिश का पुत्री का नाम रजिया सुल्तान थे, जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो है 1532 में किया था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हुमायूं जो है मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। मुगल वंश का दूसरा शासक हुमायूं था और मुगल वंश का दूसरा संस्थापक भी हुमायूं को कहा जाता है। हुमायूं एकमात्र ऐसा शासक था जो अपने जो है अंधविश्वास पर विश्वास करता था और यह दरबार में 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहन कर आता था। हुमायूं नामक लेखक गुलबदन बेगम, और गुलबदन बेगम कौन थी? तो हुमायूं का बहन थी, सिस्टर थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, याद रखिएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। देखिए हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने 23 वर्ष की अवस्था में 29 दिसंबर 1530 को आगरा के सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं एकमात्र ऐसा शासक था जो अपना क्षेत्राधिकार अपने 4 भाइयों में बांट दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, एकमात्र शासक है।
1531 में हुमायूं ने देवरा का युद्ध लड़ा था। 1533 में हुमायूं ने दिन पनाह नाम के एक नया नगर की स्थापना किया था और बाद में आपका 1555 में यही दिन पनाह नामक आपका जो है भवन में गया और पुस्तकालय में, वही पुस्तकालय का नाम था, और वहीं पर गया और जाने के बाद सीढ़ी से गिरा तो आपका मृत्यु हो गया इनका। है ना, बदायूनी नामक विद्वान ने कहा है कि हुमायूं जो है जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसका मृत्यु हो गया। बदायूनी ने कहा है। 26 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह के बीच आपका चौसा का युद्ध होता है। 1540 में बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें हुमायूं पूरी तरह से हार जाता है। हारने के बाद जो है आगरा का जो है गद्दी छोड़ करके आपका सिंध की ओर चला जाता है, राणा मीरसाल के महल में जाता है, वहीं पर आपका विवाह करता है। विवाह करने के बाद अकबर का जन्म होता है, याद रखिएगा। एतमाल दौला का मकबरा कहाँ जो है आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमाल दौला का मकबरा का निर्माण जो है वो नूरजहां ने। कौन? नूरजहां, ऑप्शन नंबर सी। ये कुछ प्रमुख मकबरा बताते हैं। बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, याद रखिएगा कहाँ है, सिकंदरा में है। और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, शाहजहां का मकबरा आगरा में है, औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है। बाबर का काबुल और हुमायूं का दिल्ली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, मिलान करने के लिए आपसे पूछेगा। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, ये भी जानते होंगे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो याद रखिएगा, महारानी विक्टोरिया ने जो है ब्रिटिश जो है सत्ता को, ताज को नियंत्रण में लेने, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है कब किए थे? तो 1 नवंबर 1858, ऑप्शन नंबर 1। 1858 के अधिनियम के तहत आपको बताते हैं किसमें क्या हुआ था। किसमें जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो बहुत सारा आपका जो है भारत के जो है व्यक्ति मारे गए, जिससे आपका जो है पूरे ब्रिटेन में हाहाकार मच गया। और मचने के बाद आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन व्यवस्था तो छीन करके ब्रिटेन की संसद को सौंप दिया गया, ब्रिटेन की संसद को सौंप दिया गया, याद रखिएगा। तो वही 1 नवंबर 1858। और जो पत्र आया था महारानी विक्टोरिया का जो है भारत में, तो वह पत्र को पढ़ने का काम कौन किए थे? तो लॉर्ड कैनिंग। और कहाँ पढ़े थे? तो इलाहाबाद में पढ़े थे, याद रखिएगा। इसमें मुगल साम्राज्य के पद को भी समाप्त कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया था, याद रखिएगा। 1858 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया था, याद रखिएगा। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा कमेंट में, आपको जो बताना है किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था। कमेंट में इसका आंसर भेजना है। किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको भेजनी है कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक 1984 जो है किसके द्वारा? तो जॉर्ज ऑरवेले के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद रखिएगा, जॉर्ज ऑरवेले। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? तो 1857 के सिपाही विद्रोह जब हुआ था तो ब्रिटिश सरकार ने जो है वो आपका कहाँ से सैनिकों का चयन किया था? तो याद रखना है, गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेनी है आपको। 1857 पूरे भारत से आपका जो है सैनिकों का पहले लेता था, लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ब्राह्मणों को जो है सिपाही में भर्ती लेने के लिए रोक लगा दिया। ब्राह्मणों को या मजदूर को या अन्य आपका जो है सभी जगह से आपका रोक लगा दिया, क्योंकि ब्राह्मण जाति के लोग ही ना आपका जो 1857 के विद्रोह में ज़्यादातर हिस्सा लिए थे, इसलिए आपका रोक लगा दिया। और किसको भर्ती लेने लगा? तो जो भी 1857 या जो जाति के लोग 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे या उनके कारण हुआ था, उन सभी को ना लेकर के गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत के लोगों को आपका लेना लगा। अब देखिए 1857 से संबंधित एग्जाम में जो है पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस उसे चलाने वाली एनफील्ड राइफल्स को कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। जब आपका जो है एनफील्ड राइफल के स्थान पर ब्रेंसबेल राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाना था, तो उसमें आपका गाय और सुअर का जो है बना मांस जो है प्रयोग होता था। लेकिन जब आपका हिंदू और मुस्लिम दोनों आपका जो है जाने कि नहीं आपका इसमें सुअर और गाय का मांस इस्तेमाल होता है, ना आपका जो हिंदू मुस्लिम सोचे कि नहीं हमारा धर्म को तो नष्ट कर रहा है, तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, यही आपका तत्कालीन कारण था। मंगल पांडे को फांसी कहाँ दिया गया था? तो बैरकपुर छावनी में। और कब दिया गया था? तो आपका फांसी देने की घोषणा 18 अप्रैल 1857 को किया गया था, लेकिन 10 दिन पहले ही फांसी दे दिया गया था, अर्थात 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया। नीचे लिखा हुआ है मंगल पांडे को फांसी दिया गया था, तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं फांसी देने की घोषणा 18 अप्रैल 1857 को किया गया, लेकिन 10 दिन पहले ही इनको फांसी दे दिया गया। मतलब 8 अप्रैल 1857 को इनका मृत्यु बैरकपुर जेल में ही हुआ था। पश्चिम बंगाल में पड़ता है बैरकपुर जेल। मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के जवान थे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से, 10 मई 1857 को, याद रखिएगा, मेरठ से। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी प्रतीक था, याद रखिएगा।
अगला देखते हैं 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पूरा अधिकृत किया था। किसको अधिकृत कर लिया था? तो दिल्ली को। याद रखिए, दिल्ली पर पहले ही हरा करके आपको जो है पूरा अधिकार कर लिया। 1857 के विद्रोह में बरेली से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो खान बहादुर कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? हुरोज का। किसका सामना करना पड़ा था? हुरोज का। चलिए आगे आते हैं। अगला पॉइंट है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल एवं चपाती। 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर केंद्रों में पहले के जो है अंग्रेजों ने पूरा अधिकृत किया था दिल्ली पर। बताए थे अभी, हुरोज बता दिए। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कहाँ से? तो अवध से था, सर्वाधिक अवध से लिए थे। अगला है असम में 1857 क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। याद रखिएगा, दीवान मनीराम दत्त था, ये आपको याद रखनी है, दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब कहाँ का रहने वाला था? तो आगरा का रहने वाला था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? तो ग्वालियर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? जो है ग्वालियर, याद रखना है, ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था साहूकार और जमींदार। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था? तो मुंगेर। कौन था? मुंगेर। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर कौन था? तो जॉन बैनेट हैरसे। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा, ये नया तरह क्वेश्चन है, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो याद रखिएगा, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 में त्यागपत्र दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपका जो है ये त्यागपत्र दे दिए थे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द जो किया था 1911 में। ऑप्शन नंबर 1, 1911 में रद्द किया था लॉर्ड कर्जन। लेकिन बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को किया था, याद रखिएगा। लेकिन बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन कर दिया था, सॉरी यहाँ पर कर दिया था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। लेकिन बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया था? तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1905। क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, 64 बीपीएससी में पूछा हुआ है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया था? तो 19 जुलाई 1905। और बंगाल विभाजन किया था कब? 16 अक्टूबर 1905। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया? 1911 में, याद रखिएगा। 1904 में, तो 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था 1904 में। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था, या 1906 में जो है कांग्रेस के मंच पर पहली बार स्वराज का मुद्दा दादा भाई नौरोजी ने रखे थे। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 दलों में बढ़ गया था, एक गरम दल एक नरम दल। गरम दल का नेतृत्व कौन? तो अरविंद घोष। और नरम दल का नेतृत्व कौन? तो फिरोज शाह मेहता कर रहे थे। हालांकि 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से जो है गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग और कांग्रेस सबको एक ही मंच पर लाया गया और पूरे देश को आजादी कराने के लिए एक नया आंदोलन चलाने की निर्णय लिया गया। देखिए लिखा हुआ है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया था, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया था? सैडलर आयोग का स्थापना कब किया था? तो सैडलर आयोग का स्थापना जो है 1917 में किया था, याद रखिएगा 1917 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक हंटर आयोग है शिक्षा से, तो हंटर आयोग 1882 में, हंटर आयोग जो है 1882 में। एक वुड डिस्पैच नीति है, तो वुड डिस्पैच नीति 1854 में लॉर्ड आपका जो है डलहौजी लाया था। इसी को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पैच नीति को 1854 में लाया गया था। हालांकि भारत में शिक्षा का विकास जो हुआ था किस आधार से हुआ था, ये हम लोग नीचे देखते हैं। देखिए पहला है अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए किए गए कार्य। पहला पॉइंट है 1778 में गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। ब्रिटिश रेजिमेंट जो है जोनाथन डक्कन द्वारा 1971 में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कंपनी के सैनिक अधिकारियों के शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई। अंग्रेज धर्म प्रचारक एवं ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु कोलकाता के श्रीरामपुर को अपना केंद्र बनाया तथा बाइबिल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया, याद रखिएगा। डेविड हेयर नामक एक अंग्रेज ने 1820 में कोलकाता में बिशॉप कॉलेज की स्थापना किया। राजा राममोहन राय, राधादेव, महाराजा तेज सिंह, चंद्र राय बहादुर, जय नारायण घोषाल आदि के प्रयासों से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुआ। राजा राममोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट को मिल करके कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में प्रेसिडेंटी कॉलेज बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 में किया। कब किया? 1813 में। इस चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपया साहित्य के पुनर्द्वार और उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा अंग्रेजी
प्रदेशों के वासियों में विज्ञान आरंभ और उन्नति के लिए खर्च करेगा। गवर्नर जनरल कितना 1 लाख रुपया शिक्षा वगैरह के लिए खर्च करेगा। 1813 में वास्तविक प्रयास किया गया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन आखिर क्यों किया था? यह आंदोलन तो मुसलमानों की तरफ चला गया था, तो महात्मा गांधी आखिर क्यों समर्थन किए थे भाई? तो इसका 4 ऑप्शन पढ़िए और आंसर निकालिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों और का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। याद रखिएगा, इसलिए खिलाफत आंदोलन में जो है सहायता किए थे या खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिए थे गांधी जी। देखिए, खिलाफत आंदोलन से संबंधित कुछ प्रमुख बातें को हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाली सीवर्स की संधि। कौन सी संधि? सीवर्स की संधि या सीवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिया गया, ब्रिटेन छीन लिया। प्रथम विश्व में जब ब्रिटेन जीता और तुर्की हारा, तो ब्रिटेन के सुल्तान के जितना भी अधिकार था, तुर्की के सुल्तान के जितना भी अधिकार था, सब ब्रिटेन छीन लिया। संसार भर के मुस्लिम तुर्क जो है तुर्की सुल्तान को अपना खलीफा यानी धर्म गुरु मानते थे। तुर्क के सुल्तान को जितना भी आपका विश्व में जितना मुस्लिम भाई लोग थे, वो सभी मुस्लिम जो है वो आपका जो है तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के साथ की जाने वाली संधियों में न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दबाव डालने के उद्देश्य भारतीय मुसलमान के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर जिस आंदोलन का सूत्रपात किया, शुरुआत किया, वह खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता कौन किए थे? तो गांधी जी। आपसे पूछेंगे, एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली और अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया जा रहा था। शौकत अली और मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, 3 व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। इस आंदोलन में गांधी जी के कहने पर एक शिष्टमंडल बनाया गया, जिसका नेता डॉक्टर अंसारी को बनाया गया और शिष्टमंडल वायसराय के मिलने के लिए भेजा, लेकिन वायसराय इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताया। तब जो है गांधी जी जो है पूरे देश में एक नया आंदोलन लेने की जो है सोचें, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास जो है वो कब किया गया था? तो 1908 में, याद रखिएगा। हालांकि किंग्स फोर्ड तो बच गया था, उनके सारा परिवार जो है मारे गए थे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो है किस क्षेत्र का? तो याद रखिएगा, प्रभावती देवी जो है वो आपका भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से है। याद रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, संवहनीय वर्षा से। तो याद रखिएगा, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी मानसून से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखिए, जलवायु से संबंधित आपका कुछ प्रश्न आपको जो है बताते हैं, जो एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए, एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में ठंडे के समय में अधिक वर्षा होता है, क्यों? किस मानसून के कारण? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। किस पहाड़ी पर देश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो खासी, गारो खासी जनता पहाड़ी देखे होंगे, मेघालय में पड़ता है, तो यही खासी पहाड़ी पर सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, याद रखिएगा। भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। भारत में उष्णकटिबंधीय सवाना जो है कि जलवायु अधिकांशतः कहाँ मिलती है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय के मानसिमराम में, याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो 75%, 75% वर्षा होती है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो पंजाब में। देश के कौन सा राज्य जहां पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो पंजाब। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द का प्रयोग पहली बार कौन किए थे? तो हिपोलस। कौन किया था? हिपोलस। भारत में वर्षा का औसतन कितना है? भारत में कितना औसतन वर्षा होता है? तो 118 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा, 118 सेंटीमीटर। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होता या होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो अधिक ताप और अधिक वर्षा होता। विषुवत रेखा पर होता है अधिक वर्षा, अधिक तापमान। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस प्रदेश में पहुंचता है? तो केरल में। भारतीय मानसून का वर्णन पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? यानी जो है भारतीय मानसून के बारे में सबसे पहली बार जानकारी कौन दिए थे? तो अल मसूदी दिए थे, याद रखिएगा, अल मसूदी। ये सब मानसून से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था, आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो इस बात को आप लोग एक नजर याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, फालतू कहीं से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपको पूरी तरह से याद करके चलनी है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध, तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? याद रखिएगा, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर।
द्वितीय हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार द्वितीय हरित क्रांति का बात जो है 1998 में किए थे, लेकिन इसको 2000 ईस्वी में लाया गया और 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम आपका इसको और ज्यादा बढ़ावा दिए, लेकिन 2004 आते आते आपका जो है द्वितीय हरित क्रांति पूरी तरह से समाप्त हो गया। ये आपको याद रखनी है। द्वितीय हरित क्रांति का उल्लेख सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में किया, लेकिन इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई। 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति बनने पर इसे एक नया आयाम मिला, लेकिन 2004 ईस्वी तक आते आते द्वितीय हरित क्रांति पूरी तरह से समाप्त हो गई। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग कौन किया था? विलियम गॉड साहब। लेकिन विश्व में हरित क्रांति का पिता किसे? नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को। और श्वेत क्रांति का पिता भारत में किसे? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। 1966 से 67 के दशक में यह हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था। इस क्रांति में सबसे अधिक आपका जो है किस पर आपका जो है बल दिया गया था? तो गेहूं पर, याद रखना है। ग्रेट बैरियर रीफ, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो आपका क्या है? तो एक आपका क्या है? तो यह एक प्रकार का परवाल भित्ति है। क्या है? परवाल भित्ति है। परवाल भित्ति आप लोग पढ़े होंगे, बायोलॉजी में आपको लोग को पढ़ाया गया हो। तो समुद्र में आपका जो है मूंगा के द्वारा या परवालों के द्वारा जो है मृत्यु होने के बाद एक दूसरे के ऊपर आपका जो एक परत बैठ जाता है, एक दीवार के ऐसा एक बनता है, उसी को परवाल भित्ति कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है परवाल भित्ति में। तो विश्व का सबसे बड़ा परवाल भित्ति जो है यही ग्रेट बैरियर रीफ है। यही है ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व का सबसे बड़ा परवाल भित्ति है। यह आपको याद रखना है। यह कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में है। यह आपको याद रखनी है। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, याद रखिएगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, दक्षिण की जगह पर उत्तरी था, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी तो मिसिसिपी नदी, उत्तरी अमेरिका का। और भारत का सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी। भारत की सबसे जो है लंबी नदी गंगा नदी है, ये आपको याद रखनी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग नदी। यांगटी सिक्यांग नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। देखिए नीचे कुछ पॉइंट बताए हैं, जैसे नील नदी की कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी, इसकी कुल लंबाई 6575 किलोमीटर है। मिसिसिपी नदी की कुल लंबाई 3778 किलोमीटर है और यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बोलता था, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी? तो गोदावरी नदी, याद रखिएगा, गोदावरी नदी। अच्छा, भारत का कौन सी नदी जो है जिसका उद्गम भारत में नहीं है लेकिन वह भारत में बहता है या बहती है? कौन सी नदी है? तो एक कमेंट में लिख करके बताइए, भारत की वह 3 कौन सी नदी है? भारत की 3 कौन सी नदी है जो भारत में बहती है लेकिन उसका जो है उद्गम स्थल भारत में नहीं है? वह कौन सी नदी है? या आपको नदी का नाम लिख करके कमेंट में इसको आंसर देना है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को होता है, याद रखिएगा, 21 जून। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो होता है क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? दिन और रात बराबर हो जाता है, याद रखिएगा, दिन और रात बराबर हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटा, लेकिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? दिन छोटा रात बड़ा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटा, लेकिन 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा रात बड़ा, याद रखिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये VVI है, एग्जाम में अक्सर आपको पूछता है। आपसे पूछेगा अपसौर की घटना कब होता है? अपसौर की घटना कब होता है? तो अपसौर की घटना 4 जुलाई को अपसौर होता है। और उपसौर की घटना कब होता है? तो उपसौर की घटना जो है वो 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को होता है। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अपसौर क्या होता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है अधिकतम दूरी को अपसौर और पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सा जो है निम्नलिखित में कौन सा पर्वत श्रृंखला जो यूरोप में आपका जो है, याद रखिएगा। यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन है? तो याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आपका अल्पस होगा, ऑप्शन नंबर ए। अल्पस जो है कहाँ? तो यूरोप का एक जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ये आपको याद रखना है। देखिए कुछ बताते हैं पर्वत श्रृंखला। अल्पस पर्वत मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी या बिंदु जो है माउंट ब्लैक है। अल्पस पर्वत मध्यवर्ती यूरोप में और सबसे ऊंची बिंदु इसका माउंट ब्लैक। हिमालय पर्वत श्रेणी दक्षिणी मध्य एशिया में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची बिंदु माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व का सबसे ऊंची चोटी है और जो नेपाल में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत जो है लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी तट पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है सबसे ऊंची बिंदु एकांगुआ है। रॉकी पर्वत श्रेणी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची बिंदु माउंट एल्बर्ट है। यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस में है। एटलस पर्वत श्रेणी उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। एल्ब्रुस पर्वत श्रेणी ईरान में है। स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी या रेंज नॉर्वे में है। काकेशस पर्वत श्रेणी रूस में स्थित है, यह आपको याद रखनी है। एपेनाइन पर्वत श्रेणी इटली में। अलास्का पर्वत श्रेणी तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको जो है बात बताए हैं, बहुत एग्जाम में आपको पूछेगा, आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा, वहां पर बनेगा। देखिए जितना भी आपको सारा बात बताते हैं डिस्कशन में, वो आपका सारा एग्जाम में पूछा हुआ बात बताते हैं या एग्जाम में पूछने वाला बात बताते हैं। यदि आप हमारा वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं और यदि डिस्कशन अच्छी तरह से करते हैं और कॉपी पर लिखते हैं और लिखने के साथ साथ आपका जो है अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आपका 2
या 2.5 साल के अंदर आपको जो है जॉब कोई रोक नहीं पाएगा, याद रखिएगा। ऐसे ही मेरे पास जो भी स्टूडेंट 2-2.5 साल 3 साल तैयारी कर लेते हैं लगभग, उनका जॉब गारंटी ही गारंटी होता है। आगे क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, यानी मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 61वां संविधान 1989 में 89, याद रखिएगा, इसी के तहत आपका कर दिया गया था। कौन सा समिति की सिफारिश पर? तो BS तारकुंडे समिति, BS तारकुंडे आपका जो समिति की सिफारिश पर मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अच्छा, कोई आदमी आपका मतदाता लोग अगर वोट देने आता है तो उसके अंगुली पर निशान के लिए किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? ये आपको पिछला वीडियो में बताए हैं, जरा कमेंट में लिख करके बताइए तो कि किसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, 48वां संविधान संशोधन 1984 में अनुच्छेद 1984 में हुआ था। अनुच्छेद 356 के 5 में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये आपका 48वां संविधान संशोधन 1984 में लाया गया था। इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें कहा गया कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 57 संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 63वां संविधान संशोधन 1990 में 59वें संविधान संशोधन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और 59वें संविधान संशोधन में क्या था? तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये व्यवस्था था। लेकिन ये व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, यानी 59वें संविधान संशोधन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 63वां संविधान संशोधन 1990 के तहत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो कौन सा जो है संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वह भारत के महान न्यायाधीश है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान न्यायाधीश एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संसद के किसी भी कार्यवाही में जाकर के भाग ले सकता है। लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेने के साथ साथ यदि कोई आपका विधेयक पास होता है तो वह विधेयक पर यदि वोट की प्रक्रिया या मत की प्रक्रिया होता है तो वहां पर यह नहीं रहता है, यानी वोट नहीं देता है। बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। महान न्यायाधीश भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान न्यायाधीश होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान न्यायाधीश होता है। इसका चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। यह महान न्यायाधीश कौन बनता है? तो भारत का महान न्यायाधीश वही व्यक्ति बनता है जो आपका किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, याद रखिएगा। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अभी वर्तमान से भारत के महान न्यायाधीश कौन है? तो के वेणुगोपाल है, ये आपको याद रखनी है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है। पिछला वीडियो में बताए थे आपको। तो इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। यदि आपका राज्यसभा भंग हो गया तो पूरा देश भी भंग हो गया, यानी पूरे देश पर तानाशाही शासन व्यवस्था चालू हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। राज्यसभा का चर्चा हमारे संविधान का अनुच्छेद 80 में, याद रखिएगा 80 में। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना? 35 वर्ष। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन कहा जाता है। कौन सा उच्च सदन कहा जाता है? राज्यसभा की स्थापना कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा की स्थापना हुआ था। और 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा की स्थापना, 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा की स्थापना हुआ था। राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है? तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 होता है, याद रखिएगा। इसमें राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने व्यक्ति को मनोनीत करते हैं? तो 12 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह आपको याद रखना है। तो संसद का अस्थायी सदन कौन होता है? तो यह राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है, यह आपको याद रखनी है। और राज्यसभा जो है धन विधेयक के लिए कितना दिन इसको समय मिलता है? तो 14 दिन का समय मिलता है राज्यसभा, याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो सभी राज्य के विधानसभा के जो है जीते हुए प्रत्याशी भाग लेते हैं, यानी विधानसभा के सदस्य मिलकर के राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पत्ती के आधार पर होता है, यह आपको याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 6 वर्ष होता है। और बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होता है। 30 वर्ष आपका न्यूनतम आयु होता है, यह आपको याद रखनी है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? याद रखिएगा, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाएगा? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुआ था? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो किया गया था वो आपका 1965 में, याद रखिएगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का स्थापना। अब देखिए नीचे बताते हैं आपको। असम राइफल्स 1835 में भारत का सबसे पुराना जो है अर्धसैनिक बल है असम राइफल्स। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपका शिलोंग में है। इसका स्थापना 1835 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो है बल सीआरपीएफ 1939 में, और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। होमगार्ड की स्थापना 1946 में। इसका मुख्यालय अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, अलग अलग राज्य का अलग अलग होता है होमगार्ड। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी 1948 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस याद रखिएगा 1962 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ 1965 में और मुख्यालय नई दिल्ली में, याद रखिएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, इसका स्थापना 1969 में और मुख्यालय नई दिल्ली में। तटरक्षक बल 1978 और मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी 1984 और मुख्यालय नई दिल्ली। त्वरित कार्य बल 1992 और उसका जो है मुख्यालय कहीं निश्चित नहीं है, याद रखिएगा।
तो ये सब प्रमुख अर्धसैनिक बल है, एग्जाम में आता है, जरा इसको भी आप लोग एक नज़र में रखना है। यहाँ से ज़्यादा आपको नहीं आएगा, ये गारंटी है। यदि आप इतना हमारा डिस्कशन कराया हुआ बात यदि आप हमारे जो है आप दिमाग में रख लेते हैं तो आपको गारंटी देते हैं, लीक करके देते हैं कि आपको उतने से फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी रहेगा, याद रखिएगा। इसलिए हमारे जो है जो भी बात बोलते हैं उस बात पर फोकस करिए, उस बात पर ध्यान दीजिए और अच्छी तरह से मिल करके पढ़ाई करिए और क्लास आपका रेगुलरिटी बनाए रहिए। जो है क्लास खुलेगा तो रेगुलर आपका क्लास रहिएगा, तभी कुछ हो पाएगा। यदि नहीं रहिएगा तो एक तो जो है 7 महीना 8 महीना से इधर बैठे हैं और उधर और बैठिएगा तो और स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगा और बूढ़ा बिस्तर ले लीजिएगा और जो है घर आइएगा और फिर जो है माँ बाप का जो है खेत है उसमें आपका जो है हर वगैरह जोतिएगा, आराम से आपका खेती करिएगा। और जब समय होगा 5 साल 10 साल होगा तब पछताइएगा, काश हमको जो है उस समय पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जॉब लेते हैं तो आज हम भी जो है 4 व्हीलर से घूमते हैं, ऐसे से रहते हैं, जो है पैसा कोई कमित नहीं रहता, किल्लत नहीं होता। तो इस तरह से आपको जो है पढ़ाई करिए, समय को देखिए, आगे बढ़िए। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाएगा, तब कौन बैठेगा जी? तो आप लोग जानते होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह जो थे वो आपका भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों के पद पर रह चुके हैं। एम हिदायतुल्लाह, ये आपको याद रखना है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? तो इसका क्रम आपको क्या था तो याद रखना है, इनका क्रम जो है 13वां था। राष्ट्रपति आपका 13वें नंबर के भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही थी। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, आप जानते होंगे एक उच्च न्यायालय में बहुत सारा न्यायाधीश होता है, तो उस न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो अपना त्याग पत्र जो है किसको देगा? तो अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, ये आपको याद रखनी है। या मुख्य न्यायाधीश भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है? तो प्रशासनिक अधिकारी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। पंचायत समिति का चुनाव किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायत समिति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत समिति जो बनता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। इसका शपथ कौन दिलाता है? तो बीडीओ दिलाता है। पंचायत समिति का शपथ कौन दिलाता है? तो बीडीओ साहब दिलाते हैं, अंचल अधिकारी दिलाते हैं, याद रखिएगा। कई पंचायत समिति मिलकर क्या बनते हैं? तो कई पंचायत समिति मिलकर के आपका एक प्रमुख का चुनाव करते हैं, याद रखिएगा। एक प्रमुख होता है और एक उप प्रमुख होता है। तो ये सभी बात आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछेगा। चलिए पंचायती राज व्यवस्था से कुछ प्रमुख बातें हम लोग देखते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। तो पहला पॉइंट है पंचायती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगला पॉइंट, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के द्वारा। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। और नगर पंचायत 74वां संविधान संशोधन 1994 में लागू हुआ था। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993। अर्थात भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखनी है। भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक विधान में। जब 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिला तब भाग नंबर 9 में इसका वर्णन किया गया। तो भाग नंबर 9 ऑप्शन में रहेगा। तो ऑप्शन में भाग नंबर 9 नहीं मानना है, क्या मारना है? 4 मारना है। क्वेश्चन क्या करे? क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई? तो आपका जब भाग नंबर 4 में। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में किस भाग में जो है वर्णन किया गया है? तो भाग नंबर 9 में। लेकिन स्थापना की बात भाग नंबर 4 में। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में, याद रखिएगा। हिंदी पंचायत भंग हो जाती है, सॉरी यहाँ पर आपका जो है पंचायत भंग हो जाती है। जब आपका जो है पंचायत भंग हो जाता है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? तो 6 माह की अवधि, याद रखिए 6 माह के अंदर। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बी.आर. मेहता को। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कौन थे? तो बी.आर. मेहता। सही मायने में भारतीय अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन साहब। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड स्तर पर, यही बताए थे आपको। पंचायती राज प्रथम कहाँ परिवर्तित किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। और दूसरी बार आंध्र प्रदेश में। अशोक मेहता समिति का सम्मान तो आपका जो है पंचायती राज व्यवस्था से, याद रखनी है। टाइम नहीं बच पाता है दोस्त, ने तो और बहुत डिटेल आपको बताएं। वीडियो लंबा हो जाता है ना, पहले वीडियो बनाते हैं तब आपको जो है यूट्यूब पर डालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं दोस्त। इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, तब जो है हमारा मनोबल बढ़ेगा और जो है अच्छी तरह से मेहनत करेंगे और आपके सामने रखेंगे और आपको फायदा होगा, ताकि आप जो है जॉब के नज़दीक जा सकेंगे। इसलिए आपका जो है वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए। जितना स्टूडेंट देखते हैं वीडियो को उतना सारा स्टूडेंट लाइक करिए। अपने दोस्तों को ही बोलिए कि आप जो है इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अधिक से अधिक आपको फायदा लें। राजकोषीय घाटा है, तो राजकोषीय घाटा क्या है? 2-3 दिन से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा जो होता है, याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण का दायित्व है, यह आपका राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर 4, याद रखिएगा। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध तो उपयुक्त सभी से, ऑप्शन नंबर 4। 2004 में इंद्रधनुषी क्रांति शुरू किया गया था, अभी भी इंद्रधनुषी क्रांति चल रहा है। बिहार में अभी जोर शोर से आपका इस पर जो है बल दिया जा रहा है, इंद्रधनुषी क्रांति पर। सब मिला जुला क्रांति, याद रखिएगा।
राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। नियोजन की अवधारणा जो है कौन लागू किया था, याद रखिएगा, रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू किया था। तो रोलिंग प्लान आपका कब आया था, तो 1978 से 80 तक चला था ये रोलिंग प्लान, याद रखिएगा। 1978 में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है गिर गया था और जनता पार्टी की सरकार आया था। मोरारजी देसाई साहब बने थे भारत के प्रधानमंत्री। तो यही जनता पार्टी की सरकार आया तो पंचवर्षीय ने समाप्त कर दिया। आयोग जो है नया आपका योजना लाया, द्विवार्षिक योजना लाया, 2 साल का योजना लाया, जिसका नाम था रोलिंग प्लान। अर्थात रोलिंग प्लान कौन लाया, तो आपका जनता पार्टी की सरकार, और कौन समाप्त किया, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने समाप्त किया था। 1980 में फिर से कांग्रेस आ गया था तो इसको समाप्त करके एक नया 6ठी पंचवर्षीय योजना लाया था कांग्रेस सरकार ने, ये आपको याद रखनी है। संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध है किससे है, संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध जो है वो आपका बिक्री कर से है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है 1956 में हुआ था, 1956 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। जो है बम्बे प्लान का स्थापना, बम्बे प्लान 1944 में, सर्वोदय योजना 1950 में, और भारत आजाद हुआ 1947 में, याद रखिएगा। बम्बे प्लान योजना की स्थापना 1944, सर्वोदय योजना 1950 में, और 1947 में भारत आजाद हुआ, और LIC का स्थापना 1956 में, और GIC का स्थापना 1972 में। हालांकि GIC का राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया था, ये आपको याद रखनी है। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो नई मुद्रा यूरो 1999 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ बात बताया हुआ है। यूरोपीय संघ में कुल 28 देश है। यूरोपीय संघ में कुल कितना देश है, 28 देश है, जिसमें से 19 सदस्य देशों की मुद्रा यूरो है, जिसे सामूहिक रूप से यूरो जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरो जोन, याद रखिएगा। ये कौन कौन सा देश है, यहाँ पर आपको जो है लिख दिया है 19 देश कौन कौन है जिसका मुद्रा का नाम यूरो है। कभी कभी से पूछेगा, कहेगा निम्नलिखित में से किस देश का मुद्रा यूरो नहीं है। 4 ऑप्शन में देगा, ऑप्शन में देगा तो आपको मारना है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया और स्पेन, ये सभी देशों का मुद्रा क्या है, तो यूरो है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है, तो याद रखिएगा 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, याद रखिएगा। और 1 रुपये को छुड़ा करके बाकी सभी नोटों पर हस्ताक्षर किसका होता है, तो RBI गवर्नर का। RBI गवर्नर अभी वर्तमान समय में कौन है, तो शक्तिकांत दास है, याद रखिएगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास है, ये आपको याद रखना है। देखिए कुछ पॉइंटेड आपको जब बात बताते हैं एग्जाम में आता है, जैसे देखिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस, यहाँ पर आपको भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये हमेशा एग्जाम में आता है और आएगा भी। बैंक नोट प्रेस कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के देवास में। सेंट्रल नोट प्रेस कहाँ है, तो महाराष्ट्र के नासिक में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस महाराष्ट्र के नासिक में। सिक्योरिटी पेपर मिल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। भारत में रुपये की टकसाल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में है। तो ये आपको बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में आएगा। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश का देवास, सेंट्रल नोट प्रेस महाराष्ट्र के नासिक, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस महाराष्ट्र के नासिक, सिक्योरिटी पेपर मिल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, और भारत में रुपये की टकसाल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका साख सृजन जो होगा, याद रखिएगा, वो वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मुद्रास्फीति में भी वृद्धि होगा, याद रखिएगा। भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा पहले जो है इसको क्या कहता था, तो भारत सहायता क्लब। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आपको याद रखनी है। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है, तो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र जो है वो कहाँ है, तो याद रखिएगा ये हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, याद रखिएगा हैदराबाद में है। भारत में सशक्त उद्योग कहे जाने वाले भारतीय डायनामाइट लिमिटेड की स्थापना 1970 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, याद रखिएगा कोबाल्ट होता है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ है, तो ये कोचीन में है, केरल के कोचीन में है, ये आपको याद रखनी है। रडार का आविष्कार कौन किया था, तो रडार का आविष्कार जो है कौन किया था, तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये आपको याद रखना है। अब बुशवाल, ऑस्टिन, ये सब दूसरा वैज्ञानिक है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको। नेत्रहीन के लिए लिखने पढ़ने के लिए जो है पेन का खोज कौन किया था, लुइस ब्रेल। वायरलेस टेलीग्राफ का खोज जी मार्कोनी ने किया था। फाउंटेन पेन का खोज लेविस वाटरमैन ने 1884 में किया था। हेलीकॉप्टर का खोज ए ओहमिसेन ने किया था। केस्कोग्राफ का खोज जेसी बोस ने किया था, भारतीय मूल के वैज्ञानिक था जेसी बोस। सेफ्टी लेजर का खोज जिलेट ने किया था। नाभिकीय विखंडन का खोज ऑटो हॉर्न, नाभिकीय रिएक्टर का खोज फर्मी ने किया था। सेफ्टी लैम्प का खोज हम्फ्री डेवी और थर्मस फ्लास्क का खोज यह डेवार ने किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको बता दिए हैं, इसको एक नज़र याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा।
रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? याद रखिएगा, रेल मंत्रालय जो है किस वर्ष आपका जो योजना की शुरुआत किया था? तो आपका 2006 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप लोग बताइएगा कितना नंबर आता है, 100 नंबर में कितना नंबर आप लोग लाते हैं, इसको देख आपको जो है कमेंट में लिख करके बताइएगा कि सर हमारा इतना नंबर आया, तो हम समझेंगे कि आप कितना पढ़ने में तेज है, कितना कमजोर है, उसी आधार पर आपको जो है कराएंगे तैयारी। इनमें से कौन से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया है, आगे देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। यूएनओ की स्थापना जो है 1945 में किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुआ था और इसमें कुल मिलाकर के जो है 6 अंग है। कितना अंग है? 6 अंग है, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद और महासभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूएनओ का सबसे मेन आदमी जो होता है उसको महासचिव कहते हैं और महासचिव वर्तमान समय में एंटोनियो गुतेरस हैं। याद रखिएगा, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुतेरस ये वर्तमान समय यूएनओ के महासचिव हैं। और महासचिव का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो आपका महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर के 15 सदस्य देश होता है। कितना होता है? 15 में 10 अस्थायी होता है और 5 अस्थायी होता है। 5 आपका अस्थायी, ये हमेशा के लिए रहेगा। तो 5 अस्थायी कौन कौन होता है? तो ए बी सी एफ आर, ये 5 अस्थायी है, याद रखिएगा। ए बी सी एफ आर, ABCFR के मतलब ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस। याद रखिएगा 5 अस्थायी देश है और 10 अस्थायी देश का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, ये आपको याद रखना है। यानी जो भी आपका अस्थायी सदस्य देश के रूप में चुना जाएगा उसका कार्यकाल 2 वर्ष ही होगा, ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी नहीं होगा। फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, रूस, ये अस्थायी देश है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आसियान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आसियान जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका पूरा नाम दे दिया आसियान का। 1 2 3 समझौता किन देशों से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह समझौता जो है किस देश से है? तो भारत और अमेरिका से है। भारत अमेरिका के बीच होता है, प्रत्येक वर्ष नवंबर दिसंबर में होता है। चीन का समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो चीन का समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा न्यू चाइना न्यू एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। देखिए कुछ प्रमुख आपका समाचार एजेंसी बताते हैं, जैसे जो है इरना कहाँ का है? तो ईरान का है। अंतारा कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। मेना कहाँ का है? मिस्र का है। अरब न्यूज एजेंसी अरब देश का है। तास कहाँ का है? तो सोवियत संघ रूस का है। क्योडो या जिज्जी ये जापान का है। न्यू चाइना न्यू एजेंसी चीन का भी बताएं, ऑप्शन में था। इतिम कहाँ का है? तो इजराइल का है। सेतका कहाँ का है? चेक और स्लोवाकिया का है। एएपी कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है, याद रखिएगा। सिन्हुआ कहाँ का है? तो चीन का। सिन्हुआ भी कहाँ का है? समाचार एजेंसी चीन का है। राइटर ब्रिटेन, अंसा इटली, वाफा फिलीपींस और नान नाइजीरिया, यूपीपी पाकिस्तान, या डीपीए जर्मनी, एजेंसी फ्रांस प्रेस फ्रांस और तास या नवोस्ती रूस का है। ये सब समाचार एजेंसी है, ये आपको याद रखनी है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो याद रखिएगा किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक? तो फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नीचे बताते हैं आपको येलो बुक कौन देश का कौन कौन होता है। तो देखिए यहाँ पर व्हाइट पेपर ब्रिटेन एवं भारत की सरकारी रिपोर्ट, व्हाइट पेपर। येलो बुक फ्रेंच सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन, याद रखिएगा, यही क्वेश्चन अभी था। ब्लू बुक ब्रिटेन और ग्रीन बुक इटली व ईरान, तो याद रहेगा व्हाइट ब्रिटेन भारत, येलो बुक फ्रेंच, ब्लू बुक ब्रिटेन और ग्रीन बुक इटली तथा ईरान। ग्रे बुक जापान बेल्जियम, ज्वाइंट पेपर 2 या 2 से अधिक, व्हाइट बुक पुर्तगाल चीन जर्मनी सरकार, ऑरेंज पेपर यानी बुक नीदरलैंड्स की सरकार के सरकारी रिपोर्ट को। अगला क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में, याद रखिएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजीर भुट्टो की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इनका मृत्यु जो है वो आपका रावलपिंडी में हुआ था। पाकिस्तान का है, छोटा सा क्षेत्र है, शहर है। हाल ही में फीफा ने कोविड-19 अभियान के लिए भारतीय फुटबॉल टीम के किस खिलाड़ी को शामिल किया है? तो यह आपका जो है सुनील छेत्री को, याद रखिएगा, सुनील छेत्री को शामिल किया है। हाल ही में एयर इंडिया के प्रमुख किसे बनाया गया है? तो एयर इंडिया के प्रमुख जो है वो किसको बनाया गया है? तो याद रखिएगा राजीव बंसल को बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? याद रखिएगा इसका नाम बदल करके सुषमा स्वराज भवन रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? देखिए विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय महिला दिवस बोल रहा है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, किसके जन्मतिथि के अवसर पर? तो ये सरोजनी नायडू के जन्मतिथि के अवसर पर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कॉलेज के छात्रों हेतु जगन्ना वसाटी दिवेन्ना योजना शुरू की है? याद रखिएगा यह योजना कौन सा राज्य सरकार ने? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाल ही में घोंघे की नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? तो याद रखिएगा घोंघा का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है? तो ये ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है, बी इज राइट आंसर।
हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा, यह जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बंदरगाह, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह ये कोलकाता बंदरगाह था। बताए थे, क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। बहुत जो है महत्वपूर्ण स्वतंत्र सेनानी थे। गद्दार पार्टी छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण, तो ये प्रथम युद्ध का शुरू होना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। याद रखिए 1913 में आपका जो है 13-14 के दौरान आपका शुरू हुआ था। निम्न में से किस युग में का मिलान सही है? तो मिलान सही है चुनना है आपको। इसका सही क्या हो जाएगा? तो भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में दोपहर 2 बजे होता है। कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर ए सामान्य प्रकार है। पूर्वी समुद्र की स्वामी के नाम से किसे ना आता है? तो पूर्वी समुद्र का स्वामी जो है किसे कहा जाता है? याद रखिएगा श्रीलंका को, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है वो आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप आंसर में। फिर है क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर आपको बनाना है, तो पहले बना लीजिए आप, उसके बाद आंसर हम बता देते हैं लास्ट में। वीडियो को रोक करके बना लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करिएगा, लाइक कमेंट भी जरूर करिएगा, और यहाँ से थोड़ा आपका जो है इसको देख लीजिएगा, थोड़ा मिला करके ध्यान से। तो आप लोग 85 से मिला लीजिए। 85 का क्या होगा? तो 85 सी, 86 सी, 87 1, 88 सी, 89 सी, 90 2, 91, 91 3, 92, 92 2, 93 भी 2, 94 2, 95 1, 96 2, 97 4, 98 3, 99 ए और 100 ए। इस तरह से आप लोग जो है मिला लीजिए इसको। कितना नंबर आया? जितना भी नंबर आया कमेंट में लिख करके बताइए कि आपका जो है कितना नंबर आया, और जो है आपको यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में आपका लिख करके बताइए कि आपका जो है किस तरह का वीडियो था, अच्छा लगा, खराब लगा, कहाँ पर क्या कमी है। तो आप जो है हमसे शेयर करिए, उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह का बहुत सारा वीडियो आएगा। आप हमारे चैनल पर जो है हमेशा बने रहिए। जब भी वीडियो नया जाता है तो हमारे चैनल में जो भी वीडियो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जरूर से जरूर देखिए। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। यदि हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि हमारा नया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहते हैं। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।